अब मुझे पता है कि आपने तो ना सिर्फ इस चैलेंज से बहुत अच्छे से गुजरे, बल्कि आपने तो सर मेडल ही ले लिया, गोल्ड मेडल आपका फाइनल्स में ऑडिट में आया। आर्टिकल्स जब आपके शुरू हुए तो उस वक्त का जो टाइम था वो मतलब हर वक्त ही आर्टिकल एक ऐसा टाइम जरूर आएगा, आर्टिकल एक ऐसी चीज रही है जिसमें जो है वो आपको फाइनेंशियल प्रेशर भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे, और पढ़ाई का भी प्रेशर है कि क्वालिफाई करना है। आर्टिकल जो है, दिस इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अस्सलाम वालेकुम। ये पॉडकास्ट बड़ी स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आर्टिकल्स के दौरान जिस शख्सियत से मैंने सब कुछ सीखा, उसको फॉलो किया, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, और इस कामयाबी में यकीनन इनकी दुआएं भी शामिल थी। मैं इनसे सीखता रहा, पढ़ता रहा, बढ़ता रहा। मैं टीचिंग में आ गया, और जब मैं टीचिंग में आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो मैं समझता हूं कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इस शख्सियत को कहा कि सर प्लीज़ आप हमारी पॉडकास्ट पे आएँ, और उन्होंने वक्त निकाला। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हम वेलकम करना चाह रहे हैं सर नासिर मुनीर को, जो कि क्रो के सीनियर पार्टनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम इमरान, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। व्हाइल बीइंग हियर आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड। सर बहुत शुक्रिया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, बिकॉज जब आप आर्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि ये पार्टनर ऐसे लगता है जैसे कोई आसमान पे एक सितारा है, और आप चाहते हैं कि काश मैं एक दिन मैं भी वैसे एक सितारा बन जाऊं, और अगर वो सितारा आपके शो में आ जाए तो फिर तो उस शो को जो है वो चार चांद लग जाते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप भी एक उतने ही बड़े स्टार के तौर पे सामने आए हैं जैसे किसी भी ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और सर जी मैं ना आपकी लाइफ चाह रहा हूँ, हम थोड़ा देखें कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, और बहुत सी बातें शायद आपकी फर्म है, बहुत सी फर्म्स में लोग हैं जो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कब बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। सर आपका बैकग्राउंड कैसा था? क्या घर की फैमिली के लोग चार्ट अकाउंटेंट थे, या डॉक्टर इंजीनियर थे, या एक नॉर्मल बैकग्राउंड था जैसे जनरली होता है? और फिर आपने वहाँ से मैट्रिक एफएससी तक तालीम कहाँ से हासिल की सर? जी बिल्कुल, मैं आपको अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में पहले बताता हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो जुडिशल सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे थे, वहाँ से वो रिटायर हुए। और हम तीन भाई हैं, और मेरे बड़े भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं, और आई एम द मिडल वन। और फिर जो मेरा छोटा भाई है वो भी अगैन जुडिशल सर्विस में है। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हमारी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो दूर दूर तक ऐसा कोई जो है ना वो कोई ऐसा सीन नहीं था। जब आप क्या कहते हैं एजुकेशन की तरफ आते हैं, आपने जब शुरू किया मैट्रिक एफएससी, उसके हवाले से प्लीज़ बताइए कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? शुरू से एक लाइक बच्चे थे, या शुरू में इतने तेज़ नहीं थे पढ़ाई में? अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको, जिस पे आप अगर क्रेडिट लेना भी चाहें, तो मेरा ख्याल है कि मे बी शायद एज एन इंडिविजुअल शायद हमारा इतना मे बी उसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन उतना नहीं होता जितना ब्लेस्ड होते हैं। तो ये है कि यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमेशा एकेडमिकली शुरू से ही मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते रहे। जैसे अगर आपने मेट्रिकुलेशन की बात की, तो मैंने सिंपल मैट्रिक स्ट्रीम में मैं था, साइंस मेरे सब्जेक्ट्स थे, और उसमें उससे पहले भी अच्छी पोजीशंस थी क्लास में। जो मैंने मैट्रिक किया वो साहिवाल में था, इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं आज भी उस स्कूल को क्रेडिट देता हूँ कि जितना उस स्कूल ने हमें पॉलिश किया और जो उसने बेस बनाई, वही आज तक हम उसको लेके चल रहे हैं। और वहाँ से जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए तो आई एक्चुअली आई स्कोर्ड सेकंड पोजीशन इन मुल्तान बोर्ड। तो मेरे ही कॉलीग थे जो हम बेंच फेलोज होते थे, ही वाज फर्स्ट एंड आई वाज सेकंड। तो ये मैट्रिक का था। उसके बाद मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई, हम लोग साहिवाल से वी शिफ्टेड टू मुल्तान। तो फिर मैंने एफएससी मुल्तान से शुरू की थी। मुल्तान में गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान, आजकल उसको एमर्सन कॉलेज मुल्तान के नाम से हम जानते हैं, वहाँ से मैंने एफएससी की। आई थिंक टॉप 6-7 में था बोर्ड में अपनी साइंस सब्जेक्ट्स में। तो इस तरह से एक जो एक बेसिक एजुकेशन है। उसके बाद फिर ये कि उन दिनों बेसिक अकाउंटेंसी कोर्स शुरू हो चुका था,
पहले तो ये था ग्रेजुएशन के बाद सीए में आप आते थे, बट ये है कि बेसिक अकाउंटेंसी कोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो 5th बैच उन दिनों चल रहा था। उसको हम उसको कहते हैं बैक बेसिक अकाउंटेंसी कोर्स। तो वो उसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से यह है कि बेसिक एजुकेशन मेरी एफएससी तक रिस्ट्रिक्टेड रही, देन आई जॉइन दिस प्रोफेशन। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि मेरा कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं था, मैंने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े थे, तो जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया अकाउंटिंग, तो मेरे लिए कैसा एक्सपीरियंस था। अच्छा, इसमें देखें एक और मैं यहाँ पे आपसे एक शेयर करना चाहूँगा, एक रूल ऑफ आई कैप विच वॉज प्रिवेलिंग एट द टाइम, वो ये था कि आपको आई कैप कॉलेज नॉमिनेट करता था कि आपने इस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी सिंपल थी। तो वो आई कैप की तरफ से एक लेटर आ गया कि जी ये कॉलेज है LCMS, और यहाँ पे आपने जाके लाहौर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, तो वो वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे मैंने आई कैप कर्टसी आई कैप वहाँ पे जाके मैंने फ़ी जमा करवाई, उन्होंने बुक्स दे दी। और अकाउंटिंग में जो हमारे फर्स्ट टीचर थे वो बहुत ज़बरदस्त, आई थिंक उनको वो भी वन ऑफ पायनियर ऑफ दिस प्रोफेशन, नईम साहब, मोहम्मद नईम साहब। तो उन्होंने हमारी अकाउंटिंग की बेस बनाई थी, और वो हमें बहुत बेसिक्स से लेके चले थे। उन्होंने हमारे लिए बड़ी सिंपल कर दी थी चीज़ें कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे मैनेज होती है। और अभी भी मुझे याद है, उन्होंने एक बुक थी फ्रैंकवुड, वो उन्होंने हमें उस वक्त करवाई थी, उससे वो हमें लेके चले थे। तो वो जो बेसिक्स थी वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं, उनको जो पहला सब्जेक्ट है वहाँ पे चीज़ें आसान करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे लोग जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, उनके लिए चैलेंज होता है। वो टर्मिनोलॉजीज़ कभी नहीं सुनी होती जी, डेबिट क्रेडिट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, रिजर्व्स क्या हैं। तो टीचर को आई थिंक क्रेडिट जाता है कि वो आपकी बेस कैसे बनाता है। तो आई ऑल्सो गिव क्रेडिट टू नईम साहब कि उन्होंने जो हमारी अकाउंटिंग की बेस उस वक्त बनाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था चीज़ों को। तो वंस देखिए, अकाउंटिंग में आप भी एग्री करेंगे, अकाउंटिंग में एक रूल है कि अगर आपको बेसिक्स समझ आ गई हैं, आपको एंट्री बनाना आ गई है, तो फिर आगे आपके लिए वो रास्ते खुलते जाते हैं। फिर वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए अनफोल्ड होती चली जाती हैं। तो वो बेस हमें स्ट्रॉन्ग बनानी है। जो हमारी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनके लिए हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है इन आर इनिशियल लेक्चर्स विच आर टीचर डिड ट्रिमेंडसली। आई थिंक वो उन्होंने ट्रिमेंडसली वेल उन्होंने हमारे लिए उस चीज़ को देखा। जबरदस्त। अब जब बैंक्स पास हो गया तो उससे अगला स्टेप था आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स क्या आसानी से मिल गए? उस दौर में तो बिल्कुल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, फर्म्स का भी नहीं पता होता था। क्या आपको भी आर्टिकल ढूंढने में दुश्वारी भी? अच्छा देखें, आर्टिकल्स अगर अब आज से कोई 25 साल पीछे चले जाएं और आज हम कंपेयर करें, तो मोर लेस सेम सिचुएशन है। उस वक्त भी ये था कि कुछ टॉप की फर्म्स, उनके नाम हमारे जहनों में नक्श थे कि जी हमने यहाँ पे आर्टिकल्स करने हैं। जैसे मेरे माइंड में उस वक्त सिर्फ एक ही नाम था, AFF, कि वहाँ पे मैंने आर्टिकल्स करने हैं। और नाउ कंसिडरिंग द एकेडमिक बैकग्राउंड कि आपकी बड़ी अच्छी वो मैट्रिक FSC, देन आपने बैक भी कर लिया है, तो आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट। मैं सुपर कॉन्फिडेंट था कि मेरा आराम से हो जाएगा इसमें AFF में या KPMG में या फोर्ट रोड्स में। तो वो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट होना एक अच्छी बात है, बट व्हेन यू जंप इनटू द रियलिटी, फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली है क्या। तो हमें भी सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि कंपटीशन था और एवरीवन वाज एस्पायरिंग दीज 2 और 3 बिग नेम्स। तो हम उसमें कोई मतलब मैं कोई अपने आप को मैं कहूँ कि मैं कोई डिफरेंटली सोच रहा था, तो बिल्कुल नहीं। तो जैसे हम तमाम स्टूडेंट्स हम सोचते हैं कि जी हमने ये करना है और हमने टॉप की फर्म्स को पकड़ना है, तो मैं भी इसी तरह से देख रहा था। और ना सिर्फ देख रहा था बल्कि मैं समझता था कि मेरा राइट है, कि और क्या चाहिए। स्टेट में अटेंड में पास की अब तो बनता हाँ ही जी, है। और ये है कि आपके पीछे भी मार्क्स अच्छे हैं। बट ये कि देखें, एक चीज़ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब आप एक उसमें आते हैं ना, जब आप आर्टिकल्स में आते हैं, तो नाउ यू आर इनटू अ कम्पिटिटिव फील्ड, ठीक है। और भी बहुत से लोग, लिमिटेड पोजीशंस हैं, और भी बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्म्स ने देखना होता है कि जो अवेलेबल लॉट है उसमें बेस्ट कौन है, तो उन्होंने उसके मुताबिक सिलेक्शन करनी होती है। तो ऐसे ही एक फर्म में मैंने जब अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मैं उनके एक सीनियर मैनेजर से मिला। तो मैंने कहा कि मुझे बताइएगा कि क्या व्हाट वाज द डेफिशिएंसी। उन्होंने कहा यार देखो, सर्टेन पोजीशंस थी, एक एक्स नंबर ऑफ सीट्स थी हमारे पास, तो वो उनमें आप रिलेटिव कंपटीशन था, तो आप उसमें नहीं फॉल कर रहे थे, तो इस वजह से हम आपको नहीं सिलेक्ट कर सके।
तो आई वॉज टोटली लाइक डिसअपॉइंटेड एंड डिजेक्टेड सॉर्ट ऑफ मेरी फीलिंग थी कि यार ये कैसे हो सकता है। तो बट ये है कि उस वक्त बीइंग अ स्टूडेंट ये हमारी फीलिंग होती है कि नहीं हमारे साथ कोई चीज़ अनफेयर हुई है, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज देखें जब आप कंपेटिटिव फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे एक फैक्टर नहीं होता कि आपके एग्ज़ाम्स बड़े अच्छे हैं, आपके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो वेरियस अदर फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे फर्म्स आपको देख रही होती हैं। तो वो तो मैंने डे एंड पे मैंने ये किया कि मैंने आई कंटिन्यूड मतलब मैंने अपनी सर्च को मैं लगा रहा। मैंने कहा कि जी नो प्रॉब्लम, अगर इस बैच में नहीं हुआ तो अगले बैच में कर लेंगे। तो आई वेस्टेड 6 months एक्चुअली हाँ आर्टिकल्स की सर्च में। अब ये नहीं था कि और फर्म से मुझे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे थे, मुझे बहुत सी फर्म से मिल रहे थे आर्टिकल्स। तो वो जो 2-3 मैंने फैंसी किया हुआ था अपने आप को कि मैंने वहाँ पे वो करना है, तो वो नहीं अवेलेबल थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट बैच में कर लेंगे। तो फिर मैंने नेक्स्ट बैच में वेट किया। तो जब नेक्स्ट बैच में भी कोई मुझे कॉल्स नहीं आई तो फिर मैंने सोचा कि यार नाउ एनफ इज़ एनफ, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो क्योंकि अब जब तक मैं आर्टिकल्स नहीं शुरू करूँगा तो मैं कैसे आगे प्रोग्रेस करूँगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो वो फिर मैंने ये है कि फिर फर्म्स में अप्लाई करना शुरू किया। और अगैन ये नहीं है कि मुझे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे थे, अगैन मेरे पास 4-5 ऑप्शंस आ गई थी। तो उसमें फिर जब मैंने क्रो उस वक्त हम एम हुसैन चौधरी के नाम से हम इनकॉर्पोरेटेड थे। तो जब इस फर्म में मैं गया और यहाँ पे भी अच्छा एक 2 रीजंस थी इस फर्म को ज्वाइन करने की। एक तो ये कि दिस वाज द ओल्डेस्ट फर्म। जब मुझे पता चला कि ये 1947 से एग्जिस्ट करती है और बड़ी डेप्थ है इस फर्म की इस प्रोफेशन में, तो ये हम सबको बड़ा फैसिनेट करता था कि यार ये बड़ी पुरानी फर्म है। वो फिर ये है कि जो मेरे से पहला वाला बैच था जब मैं और फर्म्स के उसमें था सर्च में मैंने टाइम वेस्ट किया, तो मेरे 2-3 फाउंडेशन के बैक कोर्स के जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने इस फर्म को ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने टाइम नहीं वेस्ट किया। अब देखें हमने सेम बैच में हमने वो बैक क्वालिफाई किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। वो मुझसे सीनियर हो गए। तो जब वो उन्होंने देखा कि टाइम वेस्ट कर रहा है तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार आप देखो आओ अच्छी फार्म है ये। तो फिर मैंने फार्म में उस वक्त जो पार्टनर थे मैनेजर थे उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए, तो उन्होंने ऑफ़र की, फिर मैंने एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और यकीन माने आज के बच्चे का यही मोरलेस प्रॉब्लम है। उसने टारगेट किया हुआ है। अभी पिछले शायद 1 वीक पहले मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई और स्टूडेंट ने कहा कि सर आप तो जो है वो एक फ़ोन करेंगे तो जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ पे हम लिखवा देंगे बच्चे को, तो आप सर हमारे लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करते। मैंने उससे बात की, मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है बिग 4 नहीं, जहाँ पर आपका हो रहा है वहाँ पे करो। उसने कहा कि मैंने स्टेट अटेम्प्ट्स में पास किया है, अगर मैं भी बिग 4 डिजर्व नहीं करती तो कौन करता है। और ये कह के शी वॉज नॉट विलिंग कि किसी फर्म में जाए। हालांकि सर आपको नहीं लगता कि सर टाइम बचा लेना चाहिए और अगर बिग 4 में नहीं हो रहा तो ज्वाइन कर लेना चाहिए? आज के बच्चे को क्या एडवाइस है? अब देखें कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने एक ही बैच में क्वालिफाई किया और जिन लोगों ने इस वक्त वट एवर फर्म जो भी उनको मिले ज्वाइन कर लिया, बड़ी फर्म्स, लार्जर फर्म्स या हम कहते हैं कि मिड साइज फर्म्स, तो मुझसे आगे निकल गए। तो वो ये है कि हम एक ही बैच में होते हुए हम अपने आप को पीछे लेके जा रहे होते हैं। तो मैंने खुद फेस किया और देखें अब मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैंने उस बैच में मैंने अपने दोस्तों के साथ पहले ही क्रो को ज्वाइन कर लिया होता तो मैं 6 months पहले क्वालिफाई कर गया होता। तो वो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो आप एक रीजनेबल एफर्ट ज़रूर करें। स्टूडेंट्स का राइट है कि दे शुड गो फॉर द बेस्ट जो भी उन्हें लग रहा है। और क्योंकि आप अपना एक विजन बनाते हैं, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को आपको छोड़ना कोई इतना आसान नहीं होता आपके लिए। मतलब वो आपके ड्रीम्स सॉर्ट ऑफ ऐसा ड्रीम्स शैटर हो रहे हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता। बट आई थिंक लेट अस रियलाइज द फैक्ट कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, या आपके प्रोफेशन की ये एंड नहीं है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो आपको बिगिनिंग करनी है, तो वी आर डिलेइंग आर बिगिनिंग। तो बहुत सी फर्म्स हैं जो बड़ी निश डेवलप की हुई है उन्होंने, कहीं पे कोई एडवाइजरी में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक डिसेंट फर्म आपको मिले। आर्टिकल जो है दिस इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि यू हैव टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल और एज अ बेस्ट प्रोफेशनल और एज अ बेस्ट बिजनेस लीडर। तो वो ये उसका एक इंग्रेडिएंट है
कि आपको एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्म मिल जाए। अगर किसी वजह से नहीं मिलती तो वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स, सो मैनी लिविंग एग्जाम्पल्स इस प्रोफेशन में कि उनको आर्टिकल्स किसी बहुत बड़ी फर्म से नहीं मिले, बट आज वो रूल कर रहे हैं इस प्रोफेशन पे, बिकॉज कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मेरी तकदीर जो मेरे हाथ में है, मैंने इसको खुद डेवलप करना है, तो मैं कहीं पे भी होऊंगा तो आई वुड बी एबल टू डेवलप दिस। आई थिंक दिस इज़ द कॉन्फिडेंस दैट वी ऑल नीड। ये नीड ऑफ द आवर है। हमें स्टूडेंट्स को ये बताना है कि इसको प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए ये आपकी वो डेट्रीमेंटल चीज़ नहीं है जो हम समझ रहे हैं। और ये अगर मैं 25 साल पीछे चला जाऊं तो सेम मेरी भी फीलिंग थी कि मैं समझ रहा था कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो बट दैट वाज़न्ट ट्रू। तो अगर मैं बैठा रहता, मैं साल और वेस्ट कर देता, तो शायद आज जो अल्लाह के फजल से जो मैंने अचीव किया है मैं शायद उसमें पीछे होता। तो आई गेट लाइफ इज नेम ऑफ मूविंग ऑन एंड ऑन। वो आप क्रो में आ गए। अच्छा, आर्टिकल्स जब आपके शुरू हुए तो उस वक्त का जो टाइम था वो मतलब हर वक्त ही आर्टिकल एक ऐसा टाइम जरूर आएगा, आर्टिकल एक ऐसी चीज रही है जिसमें जो है वो आपको फाइनेंशियल प्रेशर भी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे, और पढ़ाई का भी प्रेशर है कि क्वालिफाई करना है, फिर क्या कहते हैं काम का प्रेशर होता है फर्म के वाले से, लेट सीट्स एंड ऑल दैट, और चौथे नंबर पे एक ये प्रेशर भी होता है कि फैमिली को भी नहीं बंदा टाइम दे रहा होता। तो ये सारे प्रेशर जो है ना वो जो स्टूडेंट है वो एट टाइम्स आर्टिकल करते हुए प्रेशर कुकर में होता है जी। ये टाइम यकीनन आपने भी फेस किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा देखिए, आर्टिकल्स जो हैं ये बेसिकली हमें इसको लेना है कि इट्स अ टूल टू ट्रांसफॉर्म अस एज अ प्रोफेशनल। तो जब आप प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को आप क्लेम करेंगे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आपको वेरियस चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। और वो यही वो सारे चैलेंजेस हैं जिनमें ये है कि आपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, जब प्रेशर कुकर में है आपने प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, आपने मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, तो फिर आपने एक अपने आप को एक टीम प्लेयर के तौर पे कैसे आपने इस्टेब्लिश करना है और प्रूव करना है। तो ये एक अच्छे प्रोफेशनल की ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, और ये आपको ये इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ लर्निंग फेज़। आर्टिकल्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आर्टिकल्स के दौरान आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, आपने क्वालिफाई करना है, और आपने ये सीखना है कि आपने एज अ टीम प्लेयर कैसे काम करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम, तो इस टीम में हमारे दोनों एंड्स हैं कि मोस्ट जूनियर मेंबर ऑफ द टीम एंड मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द टीम। तो हमने दोनों चीज़ें सीखनी है कि हम इंस्ट्रक्शंस हमने कैसे लेनी है, उनको कैसे हमने पूरा करना है, और इंस्ट्रक्शंस हमने कैसे देनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आर्टिकल्स रखे गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। तो जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि यार इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपने इन तीनों चारों एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलना है, तो फिर अकॉर्डिंगली जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, अच्छा, माइंड में समटाइम्स ये हम बिठा लेते हैं कि मैंने सिर्फ क्वालिफाई करना है, या समटाइम्स हम माइंड में ये बिठा लेते हैं कि मैंने सिर्फ काम सीखना है और मैंने क्वालिफाई नहीं करना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये आप किसी भी साइड पे एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको काम सीखना है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी ही यही है कि जो हमें ये बाकी अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन से डिफरेंशिएट करता है वो इसकी ये आर्टिकल्स हैं। क्योंकि आर्टिकल्स हमें मल्टी फैसेट चैलेंजेस से निपटना सिखा रहे हैं, मल्टीटास्किंग सिखा रहे हैं, और हमें एक्सपोज कर रहे हैं। सर, अगर आपको अपना कुछ टाइम याद हो तो आपने इस चैलेंज को कैसे खुद फेस किया? चूंकि मुझे पता है कि आपने तो ना सिर्फ इस चैलेंज से बहुत अच्छे से गुजरे बल्कि आपने तो सर मेडल ही ले लिया, गोल्ड मेडल आपका फाइनल्स में ऑडिट में आया, और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, ऑडिट को समझना, फिर ऑडिट को इस कमाल हद तक समझना कि उस पर मेडल ही ले लेना, बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे, कैसे मेडल ले लेते हैं इस तरह? अच्छा देखें, हर फील्ड में हर जगह पे एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस में कहता हूँ कि जो सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं, तो वो तो देखें हर फील्ड में, हर फैमिली में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, बट यहाँ पे मैं जो चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कंसिस्टेंसी।
कि आपको थ्रू आउट द करियर आपको एक हैबिट डेवलप करनी है विच इज़ कंसिस्टेंसी अनलेस एंड अनटिल यू अचीव योर गोल। तो एक चीज़ जो मैं अगर रिकॉल करूँ जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो ये था कि अगर मैंने क्लास ली है तो मैं क्लास के बाद कोशिश करता था कि अगर मैंने कोई रिपीट करना है कोई रिवाइज करना है तो मैं उसको उसी दिन कर लेता था। उससे क्या होता था कि अगले दिन अगर कोई वर्क रिलेटेड चैलेंज है तो मेरे पे प्रेशर नहीं है। तो आप अगर आज का काम आज कर लें तो आपको आने वाले कल की परेशानियों से वो बचाएगा। तो आई थिंक ये एक वो चीज़ है जिसको मुझे लगता है कि जिसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि वर्क प्रेशर्स होते थे, ऑडिट सीजन्स होते थे, टाइमलाइंस होती थी। क्लास अगर मैंने कोई क्लास ली है तो मैं अपने नोट्स बहुत प्रॉपर लेता था। क्लास में मैं अटेंटिव होता था क्योंकि देखिए वो टाइम जो है वो बड़ा वैल्यूएबल टाइम है। अगर आप फर्म से आए हो, आप स्ट्रगल करके आए हो, या अगर आप ऑनलाइन बैठे हो क्लास लेने के लिए तो आपको फुल अटेंशन देनी है उस लेक्चर पे। और आप मेरी एक हैबिट थी कि मैं छोटे छोटे अपने नोट्स साथ में बनाता था। मेरी नोटबुक होती थी, वेदर इट्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और वट एवर जो भी सब्जेक्ट होता था, मैं छोटे छोटे अपने नोट्स करता था। मैं बुक पे हाईलाइट करता था तो वो बुक्स जो वो रंगीन हुई होती थी तो वो उससे ये कि आप अपने मुताबिक चीज़ों को टेलर करते हो कि किस तरह से आप अपनी रिटेंशन को बेहतर कर सकते हो। तो एक जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने चैलेंज को फोर्स ही करना है। फार्म में आप गए हो, आपको लगा कि यार मेरी ज्वाइनिंग अभी हुई है जनवरी में, तो अभी फार्म का जो पीक सीज़न है वो जून से शुरू होएगा और जून से अक्टूबर नवंबर तक बहुत वर्कलोड होएगा। तो आपने मैनेज करना है कि आप अपनी क्लासेस कोशिश करो कि आप उस रिलैक्स पीरियड में ले लो। अब अगर क्लासेस ले रहे हो तो इसको ये मत अज्यूम करो कि मेरी दिसंबर में अटैम्प्ट है तो मैं इसकी फाइनल प्रिपरेशंस फिर जून में जाके करूँगा। तो आप अभी से उन सब्जेक्ट्स को सीरियसली लो और ऐसे लो जैसे हमने जून अटैम्प्ट देनी है। तो उससे ये है कि आप एक्चुअली जो आगे बिजी पीरियड आने वाला है उससे पहले आपने प्रिपरेशन कर ली है। और अगर आप लैंड की हो जून में फॉर्म में तो अब आपको पता है कि यार ये अक्टूबर नवंबर तक बहुत काम होना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कॉलेजेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्लासेस कब होनी है, टीचर्स कब अवेलेबल होंगे, तो आप इस टाइम में देखोगे कि मैं क्या अपने काम को साथ लेके चलते हुए मैं कितना कौन सी क्लास मैनेज कर सकता हूँ, कौन से कॉलेज में कौन से टीचर के साथ इन पर्सन या रिमोट क्लास कैसे मैं करूँगा। और मेरी देन फिर फुल थ्रॉटल होएगी जब मैं जनवरी में आऊँगा तो मैं कहूँगा कि अच्छा अब नाउ दिस इज़ द टाइम जब मुझे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरह से व्हेन वी ट्राई टू मैनेज थिंग्स, क्योंकि टाइम को आपने कंट्रोल करना है। टाइम आपके पास ये 3.5 ईयर्स हैं जहाँ पे आपने टारगेट करना है कि आपने अपनी स्टडीज़ को भी लेके चलना है और क्वालिफाई भी करना है। अच्छा, इसमें देखिए जब आप कंसिस्टेंट होते हैं और आपकी एक सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है तो आप पहले इंश्योर करते हैं कि आप पास होंगे। ठीक है, जो आपका गोल्ड मेडल का क्वेश्चन है, ऑनेस्टली एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरा एडवांस्ड ऑडिटिंग में फाइनल्स में गोल्ड मेडल था, बट ये रिवार्ड जो है ये टोटल आप ये कहेंगे ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि उन दिनों रिजल्ट इस तरह से ऑनलाइन तो नहीं आते थे। तो तासीर हादी में उन दिनों KPMG को उसको तासीर हादी कहते थे, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे तो वो रिज़ल्ट वहाँ पे उनके ऑफिस में आया हुआ था, लिस्ट आई हुई थी। मैं उनके ऑफिस चला गया, मुझे पहले पता चल गया था मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, फिर भी मैंने कहा मैं लिस्ट में अपना नाम तो देखूँ, राइट। तो मैं वो जो लिस्ट आई हुई थी उनके ऑफिस में, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार मेरा नाम दिखाओ लिस्ट में। वो मैं नाम देख के जब मैं वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो नीचे कोई 12-15 लोग मेरे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। मैंने कहा इनको क्या हो गया। तो उनके फिर हाथ में एक लेटर था, क्योंकि आई कैप उन दिनों रिजल्ट्स इंटीमेट करता होता था और ये डिस्टिंक्शन इंटीमेट करता होता था थ्रू लेटर्स। तो वो मंडे का दिन था और वो लेटर ऑफिस में आया हुआ था। मैं उस वक्त ऑफिस में नहीं था, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वो लेटर में मिल गया, उन्होंने खोल लिया लिबर्टी लेते हुए, तो उनको पता कि इसकी डिस्टिंक्शन है। तो जब मैं नीचे आया तो फिर वो तैयार थे, फिर आपको पता है जो फिर दोस्त कर सकते हैं आपके साथ खुशी में। तो वो फिर एक ऐसा मोमेंट था कि जो ऑब्वियसली जिसको डिस्क्राइब करना उन फीलिंग्स को वो उस मोमेंट में होती हैं, बट दोज वर वेरी स्पेशल मोमेंट्स। क्योंकि एक चीज़ जो है जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो वो आपको मिल जाए तो वो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप क्वालिफिकेशन आप सारी चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, बट डिस्टिंक्शंस ये एक आप आई थिंक यू नीड टू बी ब्लेस्ड ताकि वो चीज़ें आपको मिलें। तो उसके लिए आपको एक ओवरऑल आपकी एफर्ट ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। सर जी, आपने अब विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई भी किया, गोल्ड मेडल भी लिया, आर्टिकल खत्म हो गए, उसके बाद क्या प्लान था? उसके बाद क्या आपने प्रोग्रेस की? अपने इंडस्ट्री ज्वाइन की या फर्म में ही रहे?
अच्छा देखिए, यहाँ पे अगेन एक चीज़ है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं। जब हम आर्टिकल्स में जाते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि अच्छा हम क्वालिफाई करेंगे, आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे और हम इंडस्ट्री में चले जाएंगे। तो ये एक हमारे हम मोस्ट ऑफ आर आर्टिकल स्टूडेंट्स, उनका मोरलेस यही एम होता है। तो मेरा भी यही ऐसे ही प्लान था कि जब मैंने क्वालिफाई किया, आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद मेरा भी यही था कि इंडस्ट्री में, बट मैंने एक चीज़ उस वक्त ज़रूर टारगेट की हुई थी कि इंडस्ट्री में मैंने हैपहैज़र्डली मूव नहीं करना। तो मैं करूँगा ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे मुझे कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होएं या जो मुझे आगे एक प्रोग्रेशन पाथ दिखा सके। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करना चाहता था। तो जब मैंने क्वालिफाई किया तो मेरी एलिवेशन हो गई फर्म में, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी आर्टिकल्स चल रहे थे। तो जब आर्टिकल्स कंप्लीट हुए तो आई इमीडिएटली गॉट जॉब फ्रॉम द फर्म। एक्चुअली मतलब वो एक कंटिन्यूटी हो गई, मुझे जॉब सर्च नहीं करनी पड़ी। मुझे एएम ऑडिट की जॉब इमीडिएटली आफ्टर आर्टिकल्स मुझे मिल गई फर्म में। तो वंस यू आर एम्प्लॉयड एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद योर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कोई थोड़ा सा एक होता है ना कि अगर देखें आपको फर्म ने रिटेन नहीं किया, फिर तो देन यू हैव टू गो टू इंडस्ट्री, कि आप जाते हो, इंटरव्यूज़ देते हो, आप जॉब सर्च करते हो। तो एक तो ये हुआ कि फर्म ने मुझे रिटेन किया, तो उससे मुझे थोड़ा सोचने का मौका मिला कि अब फर्म को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए एज एन एम्प्लॉय और एक सीनियर पोजीशन पे। तो जब इसमें 1 से 2 साल गुजर गए तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, नाउ दिस इज़ द टाइम दैट नाउ आई नीड टू मूव टू इंडस्ट्री। तो फिर मैंने 2 इंटरव्यू सिर्फ दिए अपनी पूरी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो जॉब है वो तो कंटिन्यूटी में थी, वो आप ये कहें कि वो कोई बहुत फॉर्मल इंटरव्यू तो नहीं हुआ था फार्म में, तो इमीडिएटली जॉब मिल गई। तो इंडस्ट्री में मैंने जाने के लिए 2 इंटरव्यूज़ दिए। एक टेक्सटाइल मिल थी और एक बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग फार्म है, वहाँ पे था। तो उनमें से अच्छा, अब ये देखें कि दोनों जगह में मेरी जॉब नहीं हुई। मतलब गोल्ड मेडल, आर्टिकल्स, सारी चीज़ें, मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए और वहाँ पे मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई फॉर वन ऑफ द अदर रीज़न। अच्छा, इसके बाद फिर ये है कि जो फर्म के उस वक्त पार्टनर थे उन्होंने मुझे बुलाया। जब उन्हें लगा कि मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वो सूनर और लेटर मिल जाती थी, क्योंकि उन दिनों जॉब्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो जो टेक्सटाइल मिल थी उन्होंने मुझे उसके कुछ अर्से के बाद ऑफ़र भी कर दी जो पहले। लेकिन अब ये जो बीच वाला जो पीरियड था उसमें मैं डिसाइड कर चुका था कि मैंने फर्म के साथ कंटिन्यू करना है। वो क्यों? वो ये कि फर्म ने मुझे एक प्रोग्रेशन पाथ दे दिया था। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्म ने मुझे क्लैरिटी से बता दिया था कि अगर आप स्टे करोगे तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ऑडिट में, तो आपको एक अर्ली इंडक्शन एज पार्टनर हो सकती है आपकी। तो आप ये देखेंगे 2001 में मैंने क्वालिफाई किया, अर्ली 2002 में मेरी मेंबरशिप हुई और 2005 के एंड में फर्म टुक मी एज पार्टनर। मतलब ये है कि एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड देन पार्टनर। वो 1-1 साल के बाद प्रमोशन मिलती गई और मैं पार्टनर बन गया। तो वो आई थिंक यहाँ पे फर्म को भी क्रेडिट जाता है कि वो अगर उन्हें लगा कि एक रिसोर्स है और ये फर्म में रिटेन होना चाहिए, तो फर्म ने मुझे इंगेज किया विद अ क्लियर प्रोग्रेशन पाथ। तो वो मुझे वो ठीक लगा। मैंने कहा चले ठीक है। और उससे पहले मैं काम भी कर रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क। हम बहुत लेट सिटिंग्स भी कर रहे होते थे, एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर्स होते थे। बट ये कि चूँकि अभी बैचलर लाइफ में थे तो एज सच कोई फैमिली प्रेशर्स नहीं थे कि अच्छा घर जाना है, बच्चों को देखना है, ये सारी चीज़ें। तो उस दौरान फिर मैंने मैक्सिमम जो है वो टाइम अपनी जॉब को दिया और जिसकी वजह से मुझे अर्ली प्रोग्रेशंस भी मिली, अर्ली प्रमोशंस भी मिली। तो वो ये था कि आई वॉज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू माय जॉब। तो वो इस वजह से एक्सेलरेटेड प्रमोशंस भी हो रही थी और वो फिर अल्टीमेटली अगर आप फर्म में हैं तो आपका गोल होता है कि आप पार्टनर बन जाएं। तो दैट वाज अगेन एन एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ आप ये कहें ट्रीटमेंट या मूव फर्म की तरफ से भी थी। अगेन आई वॉज ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट इनफ कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती थी, मैंने एफर्ट की एंड फर्म को मेरी एफर्ट राइट डायरेक्शन में लग रही थी। फर्म को लगा कि हाँ
दिस पर्सन कैन बी एन एसेट ऑफ द फर्म, तो उन्होंने वो मुझे रिटेन कर लिया। और वो अल्टीमेटली मैंने वो एक आपका एक होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है कि आपने वो पार्टनरशिप में आना है, तो वो जल्दी हो गया। बट यहाँ पे मैं दो चीज़ों को क्रेडिट दूंगा। एक, क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम द फर्म। उन्होंने मुझे अर्ली इंगेज किया। जब फर्म ने देखा कि ये सूनर और लेटर ही विल लीव द फर्म, तो उन्होंने मुझे इंगेज करके मुझे बताया कि ये दिस इज़ द पाथ, अगर आप स्टे करते हो तो यू विल अचीव दैट। सेकंड ये कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने फर्म में इन्वेस्ट किया। तो मैंने अपने मेरा जो लैडर था उसको मैं थोड़ा पीछे लेके आया। कुछ स्टेप्स मैंने उसमें से रिड्यूस करवाए अर्ली प्रमोशंस की फॉर्म में। तो इस वजह से मैंने वो इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस एज एन एम्प्लॉय नहीं रहा, बट वैसे इंडस्ट्री के साथ आपको पता है कि बहुत काम किया है, कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कोशिश कर रहे सर्व कर रहे हैं हैं। जी, सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सर विद इन फर्म आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप फर्म में ही जॉब करने लग जाते हैं, फर्म में ही ग्रो भी कर रहे होते हैं। क्या अब लोग प्रेफर करते हैं किसी खास टाइम पर जाकर के वो फर्म से इंडस्ट्री में मूव कर जाएं, क्योंकि उन्हें एक खास टाइम के बाद लगता है कि यार ये मुझे जो एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है इसकी बजाय एक बहुत हैंडसम अमाउंट मुझे इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे। व्हाट इज द राइट टाइम कि वो ये सोचें और स्विच करें? देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊं आपको, जैसे मैंने इट टुक मी 2 years टू डिसाइड कि मैंने फर्म के साथ कंटिन्यू करना है या मैंने इंडस्ट्री में जाना है। इन 2 सालों में मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने 2 इंटरव्यूज़ भी दिए। बट ये है कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, फर्म में आप हैं, आप आर्टिकल से आप एक कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन ले रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल्स टू एम्प्लॉयमेंट। अगर फर्म आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज कि जब आप सुपरवाइजरी रोल में या मैनेजेरियल रोल में आते हैं तो आपकी थोड़ी लर्निंग की डायमेंशंस चेंज होती हैं, आपको और ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा सीनियर लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद द क्लाइंट, विद द बिजनेस कम्युनिटी, तो वो आपकी स्किल्स को और पॉलिश करता है। अच्छा, अगर आपने अल्टीमेटली इंडस्ट्री में जाना है तो मेरी ये रिकमेंडेशन होएगी कि आप इमीडिएटली आप हैज़ डिसीजन मत करें। आपका अल्टीमेट गोल है, आपने इंडस्ट्री में जाना है, आप टारगेट करें कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप जाना है, वेदर यू लाइक बैंकिंग और मे बी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी लाइक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, तो उसमें यह है कि आप जो आपका एक पैशन है, जो आपका एम है, जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब वो ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने इंडस्ट्री में जाना है तो ये XYZ कंपनी में मुझे जॉब मिल रही है तो आई शुड लीव द फर्म। देखिए, यहाँ पे अगेन एक चीज़ आती है कि आपने आर्टिकल्स ज्वाइन करते हुए आप एक स्ट्रगल करते हो। आपको आर्टिकल्स मिल गए, आप इस्टेब्लिश हुए, आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, आपने क्वालिफाई किया, आपने चीज़ें सीखी। तो अब यहाँ से जो आपने ट्रांजिशन करी टू इंडस्ट्री, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको यहाँ पे बड़ा सोच समझ के अपनी एक आप एम और ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसके मुताबिक आप डिसाइड करें कि यार जो मेरी डिज़ायर है वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। कि अगर मुझे इंडस्ट्री Z तक पहुँचना है तो मुझे XY हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी। अगर उसमें हेल्प करेंगी तो मुझे XY को ऑप्ट करना चाहिए सो दैट मैं Z पे चला जाऊँ। अगर वो मेरे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशंस में हैं तो फिर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फर्म में कंटिन्यू करें, थोड़ा और अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ग्रूम करें, आप अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें, एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि मैंने इंडस्ट्री में मूव करना है। अच्छा, इस दौरान द वे इट हैपेंड फॉर मी कि आप 1-2 साल फर्म में आपने किया, आपने अपने आप को टाइम दिया, तो इन द मीन टाइम आप फर्म को भी और बेहतर तरीके से इवेल्युएट कर सके। आपको लगा कि अगर इट्स अ ग्रोइंग फर्म, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसमें फिर फर्म के बारे में फिर आप सोचते हैं। एक नेचुरली होता है, वो लोग ऊपर आपके मेंटर्स बैठे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं यार आप फर्म में स्टे करो, इसका ये बेनिफिट है, ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये आपकी लिमिटेशंस आएंगी, शुरू में आपको ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो आई थिंक जो आपको कंसल्ट करना है, आपके जो मेंटर्स हैं आपको उनसे कंसल्ट करना है, आपने गाइडेंस लेनी है वहाँ पे अपने सीनियर्स के साथ। इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री के लीडर से मिलें,
उनसे पूछें कि आप अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं। फर्म में रहना है तो फर्म के पार्टनर्स से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि जी मैं रहना चाहता हूँ फर्म में, तो व्हाट इज़ द करियर पाथ जो फर्म मुझे ऑफर कर सकती है और मेरी अर्निंग कैसे बैलेंस होएगी। अक्सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इंडस्ट्री और फर्म में कंपेटेबिलिटी अर्निंग की, उसमें हमेशा थोड़ा गैप होता है, ये बहुत से लोग सोचते हैं। अच्छा, अब ये कि गोइंग फॉरवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता ये गैप कम भी होता जा रहा है, क्योंकि अब फर्म्स भी अच्छा पे करती हैं, उन्हें पता है रिटेन करना है तो आपको अच्छा पे करना है, और इंडस्ट्री में भी डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको, तो वो अगर कहीं पे आपको लगे कि यार ये मुझे अर्निंग वाइज एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड होए। सिर्फ मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपकी अर्निंग नीड्स हैं, तो वहाँ पे तो फिर आप ऑब्वियसली आपको फॉर द टाइमिंग आप उसको ऑप्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली हमेशा कोशिश करें कि अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड रहें। कि अगर आपने फर्म में रहना है, तो अगर आप टेम्प्रोरली इंडस्ट्री में चले भी गए हैं इन ऑर्डर टू अवेल द बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी आप स्विच बैक करें टू द फर्म। और अदरवाइज ये कि जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्री में आप टाइम लगाते जाएंगे, तो आप ऑब्वियसली फर्म, और सेम गोज विद द फर्म, कि अगर आप फर्म में ज़्यादा लंबा टाइम गुजारेंगे तो इंडस्ट्री कहेगी कि ये हमारे लिए जो रेलेवेंस थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आई थिंक शुरू के 2-3 साल होते हैं, 2 साल होते हैं, आप उसमें बिल्कुल आप फर्म के साथ टाइम स्पेंड करें, इंडस्ट्री में चले जाएं। हमने देखा प्रैक्टिकली कि लोग हमारे साथ कुछ कंटिन्यू कर गए और अभी तक हमारे साथ हैं, पार्टनरशिप लेटर में चले गए, तो कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्री में चले गए और वहीं पे कंटिन्यू रखा, और कुछ लोग इंडस्ट्री में जाके वापस आ गए। तो ये हमेशा होता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वापस कम बैक करने के लिए, बट ये कि द सूनर द बेटर, कि आप जल्दी एक अपनी डायरेक्शन सेट करें। और समटाइम्स ये कि गोइंग फॉरवर्ड 3-4 ईयर्स के बाद आपको लगता है इंडस्ट्री में कि मेरे गोल्स अलाइन नहीं है, तो आप वापस प्रैक्टिस में आने की कोशिश करें। फॉर्म में आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग विच आई वाज लुकिंग फॉर, तो यू कैन ऑलवेज गो टू इंडस्ट्री। कहीं पे कभी ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए फंस गए, ये कभी भी नहीं होएगा कि आपने 5 साल फॉर्म में लगा लिया तो आप इंडस्ट्री में जा सकते, दिस इज़ नॉट ट्रू। फॉर्म में आपने 5 साल लगाए हैं तो यू गेट अ वेरी गुड पोजिशन इन इंडस्ट्री, क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन होती है इंडस्ट्री वालों के साथ, उन्हें लगता है कि हाँ इससे केपेबल प्रोफेशनल है। तो डे एंड पे मैंने देखा है कि जो केपेबल प्रोफेशनल है वो अपनी जगह बना लेता है। तो आप केपेबल प्रोफेशनल हैं तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जबरदस्त सर। सर बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन आपके साथ रही, और बात तो ख़त्म करने को दिल ही नहीं चाह रहा, बहुत से सवाल ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन इस कमिटमेंट के साथ आपसे इजाज़त लेनी है कि सर इंशाल्लाह जब हमें कुछ टाइम के बाद हम एक बार फिर आपको ज़हमत दें तो आप ज़रूर टाइम दे दीजिएगा। नहीं बिल्कुल इमरान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हम हमारे प्रोफेशन से ना एक चीज़ रिलेट की जाती है, वो ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़े बोरिंग होते हैं, राइट? तो आई थिंक यू हैव प्रूव्ड दिस थिंग रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। कैसे कि आप देखो, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर इनटू टीचिंग, तो आज आप एक पॉडकास्ट को आप होस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, तो आपने सोचा एंड यू डिड इट, राइट? मतलब ये नहीं आपने कहा कि अच्छा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने सिर्फ क्लासरूम में बैठना है, तो आपने ये एक क्रिएटिविटी अपने अंदर लाई। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो म्यूज़िक में हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अभी आप देखोगे हमारे बहुत से जो कॉलीग्स हैं वो गोल्फ में हैं, तो ये आई थिंक ये चीज़ सही नहीं है, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आई मस्ट अप्रिशिएट यू एंड गिव क्रेडिट टू यू कि आपने ये एक सीरीज़ शुरू की और आपने दुनिया को दिखाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो पढ़ाने के अलावा, ऑडिट करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सो नाइस ऑफ यू सर। अच्छा व्यूअर्स, आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा जो मैंने सीखी है थ्रू आउट सर से डिस्कस करके। 2001 में क्वालिफाई किया और उसके बाद समझ प्लान कर लिया कि मैं अपनी लाइफ को कैसे लेके चलना है, आगे चलते रहे और अपनी फ्यूचर लाइफ प्लान करते रहे। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली थे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स तब्दील होती रही अपने आप को अपडेट करते रहे। सर लाइफ कॉन्टिन्यूस लर्निंग का नाम है, आप लर्निंग करते रहें, आगे चलते रहें, प्रोग्रेस करते रहें और यंग रहेंगे आप। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।